हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी छोटा है येट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो कुछ टॉपिक्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो उसको आप बहुत ध्यान लगा के आपको समझना है, नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में लिखना है। ठीक है, बाकी हमारा काम है आपको सब कुछ प्रोवाइड करने का, आपका काम है नोट्स बनाने का, समझ के लेने का। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारी जो प्रथा है कि हम चैप्टर शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू लिखते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक ओवरव्यू है, तो जिसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो ये है ओवरव्यू, और जिसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम एक चैप्टर में क्या क्या कवर कर रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। इतना ही आपको पढ़ना है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके अंदर के ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके ही फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेंगे, इसके ही एमसीक्यूज बनेंगे, तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है। जब आप पूरे नोट्स की तरीके से पढ़ते हो तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स में आपको दिक्कत नहीं पड़ती, दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, तो आपको समझ के चीजों को पढ़ना है, याद रखना है, हेडर्स को याद रखना है, कंटेंट खुद से लिखना है। मैंने बार बार बोला है, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है जिसमें आपको लॉजिकली चीजों को लिखना है, समझ के चीजों को लिखना है, खुद के वर्ड्स में लिखना है, तभी वो इम्पैक्टफुल दिखता है, तभी वो अच्छा दिखता है। रट्टा मार के आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बेकार हो जाएंगी चीजें, वर्स्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, थोड़ा समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा खुद का, थोड़ा रट्टा, ऐसे एक आप कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, लेकिन पूरा रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बस आपको समझ के लेना है चीजों को। मैं समझाऊंगी अच्छे से, पेपर पेन लेके बैठो, आप नोट्स बनाओ और नोट्स आप मेंटेन किया करो, उसको ही गो थ्रू करो। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काफी कम चीजें हैं, लेकिन बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट टॉपिक होता है हर चैप्टर का। जो चैप्टर होता है उसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं, है ना, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पर्टिकुलरली बिजनेस एनवायरनमेट। तो वो देखेंगे कि उसका मतलब क्या है, फिर उसके की फीचर्स या आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, वो देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो बाकी के कौन से फैक्टर को इफेक्ट करता है, या बाकी के कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। तो क्या ये इंटरडिपेंडेंसी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो चीजें हैं वो हम इंपॉर्टेंस में कवर करेंगे। ठीक है, फिर है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस में अलग अलग तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें पेस्टल फॉलो करते हैं, पेस्टल, PESTEL, पेस्टल फॉलो करते हैं। ये आप वर्ड अगर याद रखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशंस को याद रखने। ठीक है, तो P क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E क्या है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, S क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, T क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, E क्या है, ई एनवायरमेंटल, नेचुरल और लॉजिकल जो होता है वो हम पढ़ेंगे। और एल क्या है, लीगल एनवायरमेंट क्या है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको हमने एज अ एब्रिवेशन या क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, हम पेस्टल लिखते हैं, कि ताकि बच्चों को याद रह सके और हम लोग इसको इजीली कवर कर सके, इजीली इसको मेमोराइज कर सके, ताकि आप इजीली लिख पाओ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, ये हीरो क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने बाकी वीडियोस देखे होंगे, पहले के चैप्टर्स देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट होता है, उसको हीरो टॉपिक, हीरो क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पे ज्यादा फोकस कर सके और उसको पक्का से पक्का याद कर सके। ठीक है, अगर आप एक आध दूसरी चीज को स्किप कर देते हो तो इट विल वर्क, बट ये अगर आप स्किप करते हो तो पक्का ही, मतलब 80 to 90% चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में आने के, क्योंकि बहुत साल मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। इसलिए हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हीरो क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायमेंशन हो गए। फिर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे कंट्री की इकोनॉमिक कैसी है, पहले कैसे थी, क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या नए चेंजेस हुए, क्या और चीजें आ गई है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन बनता है और काफी सिंपल है। आप अच्छे से नोट्स वगैरह बना के मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही आपको पढ़ना है। भले ही आपको टेक्स्ट बुक में लग रहा होगा कि इतना सब कुछ है पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज
नोट्स देंगे, ताकि आपको टेक्स्ट बुक जगल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में मार्क करके चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप गो थ्रू कर सकते हो, एक आध दूसरी बार आप रीड कर सकते हो, लेकिन आप रीड करोगे उसको आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैराग्राफ फॉर्म में। वराज हम लोग यहाँ पे आपको नोट्स बना के दे रहे हैं, पॉइंटर्स में चीजें दे रहे हैं, तो उतना ही आपको लर्न करना है, ठीक है। उतना ही आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। कुछ बच्चे तो सिर्फ हेडर्स याद रखते हैं और समझ के लेते हैं कॉन्सेप्ट को, और वही एक सही तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं हो पाता खुद के वर्ड्स में लिखने के लिए, ऐसे है कुछ परसेंटेज में बच्चे की जो बिल्कुल ही नहीं खुद से लिख पाते, उनके लिए ठीक है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स रट्टा मार रहे हैं, और वो रट्टा मारने में भी अच्छे हैं। लेकिन मैं मेजोरिटी ऑफ बच्चों की बात करूंगी तो वो हेडर्स सिर्फ याद रखते हैं और कंटेंट अपना खुद का लिखते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक्ट्स वगैरह होते हैं, या जो पॉलिसीज वगैरह होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उसको आप खुद से नहीं लिख सकते हो, उसको आप लर्न करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो उसी हिसाब से होने चाहिए, उसी ऑर्डर में होने चाहिए, उसी क्रोनोलॉजी में होने चाहिए, है ना, वही कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसको आप खुद के वर्ड्स में नहीं लिख पाते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सिलेबस आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझो और अपने वर्ड्स में लिखो, हेडर्स को याद रखो, नोट्स तो हम दे ही रहे हैं, आप बस समझो और कॉपी पेन लेके बैठो और शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू कर देते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। आप ये फटाफट नोट डाउन कर लो, आपके पास भी ओवरव्यू होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कितनी ही चीजें आएंगी, ये आपको भी पता होना चाहिए, आपके पास भी नोट्स होने चाहिए, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो और हम शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है, शुरू करते हैं। जो भी हमने ओवरव्यू किया है उस हिसाब से हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मीनिंग और कॉन्सेप्ट देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी इंडिविजुअल बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ चीजें होती है जो हमारे बिजनेस के उस इंडिविजुअल के हाथों के बाहर होती है, जो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप बस वो चीज होने के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो, लेकिन हम आप उसको 100% अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कोई भी XYZ चीज मेरे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर देते हो, 100% अवॉइड कर देते हो, ये चीज से मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आप 100% उसको अवॉइड कर देते हो, उसमें घुसते ही नहीं हो। आपको पता है कि मैं ये चीज करूंगा तो खड्डे में गिरूंगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें होती है, एनवायरमेंटल चीजें होती है, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, वो आएंगी नहीं आएंगी आपको पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, बिजनेस एनवायरमेंट के कुछ चीजों के बारे में बात करें, तो समझो कि कस्टमर डिमांड, उनके नीड्स प्रेफरेंसेस, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेंड के साथ काफी चेंज होता रहता है, काफी इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए एक ही डिमांड होती थी कस्टमर, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी चीजें नहीं थी, इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी वेराइटीज नहीं थी। तो इसलिए जो डिमांड उनकी रहती थी, तो उनके नीड, उनके जो चॉइसेस रहते थे, प्रेफरेंसेस रहते थे, वो काफी टाइम तक सेम रहते थे। तो बिजनेसेस को ये क्या बोलते हैं, ये प्रिडिक्ट करना, ये समझना, ये एनालाइज करना और उसके हिसाब से उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो भी सप्लाई है, जो भी प्रोडक्ट है, बनाना काफी इजी हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत क्विकली उनके नीड्स और चॉइसेस, प्रेफरेंसेस चेंज होने लग जाते हैं। जैसे हम ट्रेंड बोलते हैं ना, ट्रेंड के हिसाब से चीजें चेंज होने लग जाती है, क्योंकि बहुत ऑप्शंस है बाहर, बहुत मार्केट में वैरायटी है ना, बहुत उनके अलग अलग चॉइसेस बनने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से ये भी एक टाइप का एनवायरमेंटल क्या बोल सकते हैं कि कॉज है, कि जिसके वजह से बिजनेसेस काफी पीछे रह जाते हैं, बिजनेसेस एक्सपांड नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफी जल्दी जल्दी बदलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए बिजनेसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये चीज को, ये चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसको एनालाइज करते रहना पड़ेगा, और ये चीज वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक बाहर की चीज है, जो बिजनेस को या इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स है जो बिजनेस चला रहे हैं उनको हिट करती है, और वो लोग उसको 100% अवॉइड नहीं कर सकते, उनको ये चीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है, और उस हिसाब से चीजों को करना पड़ता है। और एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्या बोलते हैं, इजी एग्जाम्पल है, जो आपको याद रहेगा, जो आपके दिमाग में जल्दी आएगा, ठीक है, कि नेचुरली कुछ भी हो जाए,
ठीक है। अगर आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वेयर हाउस है या जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहां पे अगर कुछ भी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर है, ठीक है, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने आग लगा दी, ठीक है, या आपके कोई कॉम्पिटिटर था या कोई एम्प्लॉय था जिससे आपकी अनबन हो रही थी, वो खुश नहीं था आपके ऑर्गेनाइजेशन में और उसने आग लगा दी, ये ठीक है, जस्ट आउट ऑफ रिवेंज एंड ऑल। तो ऐसे चीजों में ये तो अनप्रिडिक्टेबल था, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, राइट, ये होने के चांसेस थे, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। इसको हम पहले से कितना भी एस्टिमेट कर ले तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन आप 100% इस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो मैंने एक दो चीजें बताई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ जाएगा, ठीक है, जो काफी इजी है, जो आप याद रख सकते हो। यानी टेक बदलता रहता है और एडवांस होता रहता है और उसके वर्जन आते हैं, ठीक है। जैसे बहुत पहले होता था कि एक ही प्रकार की चीजें होती थी, है ना, और उसी में आपको सब कुछ करना पड़ता था, जो टाइम कंज्यूमिंग भी था, ज्यादा ह्यूमन लेबर लगता था। अभी वैसे चीजें नहीं, आपको हर छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत सारे टूल्स है, इक्विपमेंट है, ठीक है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती उसके वजह से, या ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। तो ये क्या है, ये आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, क्यों, आपकी कॉस्ट कटिंग के लिए, है ना, आप जो प्रोडक्शन कॉस्ट बियर करते हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट बियर करते हो, ठीक है, उसको कम करने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको अडाप्ट करनी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपके कंपिटिटर्स अडाप्ट कर रहे हैं तो वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कम हो रही है, तो उनका जो सेलिंग प्राइस है ना, प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, मार्केट प्राइस है, वो भी कम है। तो ऑब्वियसली आपके कंपिटिटर का प्राइस प्रोडक्ट का कम है और आपका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली लोग उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आप वैसे भी लॉस में चले जाओगे और आपका जो कंपटीटर है वो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे टूल्स यूज किए हैं, ऐसे इक्विपमेंट यूज किए हैं जो हाईटेक है, जो बेटर है, जो कम टाइम में काम कर लेते हैं, जो कम एनर्जी यूज करते हैं, जो कम ह्यूमन रिसोर्स यूज करते हैं, और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट कटिंग होती है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये जो सारी चीजें हैं, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो बाहर से आती है, जो हमारे बिजनेस को हिट करती है, जो हमारे बिजनेस को अलर्ट करती है कि ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, तो आप अडाप्ट कर लो, आप खुद समझ लो और उस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से चीजें करो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे और एक्सपांड कर पाओगे अपने बिजनेस। ठीक है, ये ऐसे बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वर्ड्स वगैरह में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और काफी इजी है। हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे, सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के ही बारे में है, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आने लग जाएगा और आप ही खुद ये 4-5 चीजें कीवर्ड याद रख के खुद ही चीजें बनाने लग जाओगे, खुद ही लिखने लग जाओगे, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, बने रहना हमारे साथ और इसको समझते जाना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या बता रहा है हमें meaning and concept of business environment. It refers to aggregate of all the external factors, individual institutions and forces that are beyond the business control but can significantly influence its performance. तो ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस कंट्रोल के भी बियॉन्ड है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे परफॉर्मेंस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमारे परफॉर्मेंस पे असर डालता है कि हमारे परफॉर्मेंस कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यूजुअली तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि कम हो जाए, हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाए, ठीक है। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। दिस फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स। तो ये हमने पैसेज में पढ़ा था, इसको हम लोग और डेप्थ में क्या चीजें होती है उसके अंदर वो पढ़ेंगे हम डायमेंशंस में। फिलहाल आते हैं हम की फीचर्स पे बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है, क्या की फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड encompasses all the external elements affecting a business such as customers, competitors, suppliers, government policies and societal trends. तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी मतलब क्या कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है और मेरे बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है, तो मेरे साथ मेरे जो सप्लायर है, जो मुझे सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उन पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। मेरे जो कस्टमर्स हैं उन पे भी इफेक्ट आएगा, कोई ना कोई, है ना, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, लेकिन उन पे भी वो इफेक्ट आएगा। वेराज मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो भी कस्टमर्स है, रेगुलर कस्टमर्स है, हमें जो पता है कि ये पर्टिकुलर हमारा टारगेट मार्केट है, ये पर्टिकुलर हमारा टारगेट ऑडियंस है, कस्टमर्स है, कि इनको हमें हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है।
सडनली उनकी जो डिमांड है, उनके जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उनके डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाते हैं, हमसे वो कुछ और एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हमें कमेंट्स करते हैं, हमें मेल्स करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसकी वजह से हम एनालाइज करने लग जाते हैं कि क्या चाहिए कस्टमर को, क्या वो हमसे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं अपने सप्लायर से भी अलग रॉ मटेरियल एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है, तो जो मैं रेगुलरली वहां उससे ले रही थी वो अभी मैं नहीं लूंगी, मैं कुछ और उसको बोलूंगी कि मुझे ये चीजें चाहिए, कि हम ये हमारे जो प्लान थे, हमारा जो एग्जीक्यूशन हम करने वाले थे कि ये हम इतना इतना यूनिट इतने इतने टाइम में बनाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके बनाएंगे, ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल यूज करके बनाएंगे, अब वो चेंज हो गया है क्योंकि कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया, इसलिए मुझे रॉ मटेरियल अलग चाहिए, तो उसके वजह से सप्लायर को भी इफेक्ट आया कि अब ये अलग रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, अलग रॉ मटेरियल इसको देना है, फिर से प्राइसेस भी डिफर करेंगे, है ना, कम ज्यादा हो जाएगा, फिर वो भी वहां पे इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब मैं कस्टमर्स को वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं दे पाऊंगी तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो मेरे कस्टमर्स पे भी इफेक्ट होता है कि वो अपने लिए कोई और इंडस्ट्री या कोई और बिजनेस ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ से वो परचेज कर लें, ठीक है, अगर मैं उस टाइम फ्रेम में उनको प्रोड्यूस करके प्रोवाइड नहीं कर पाती तो, ठीक है, फिर कस्टमर पे भी इफेक्ट आ रहा है ना, कस्टमर खुद भी चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे वो लॉयल थे, जहाँ से वो चीजें ले रहे थे, वहां से उनको चीजें नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो लोग स्विच करेंगे, चेंज करेंगे, तो कस्टमर के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स कस्टमर के ऊपर भी आ रहा है। फिर कंपिटिटर्स की बात करते हैं, कंपिटिटर्स को एंजॉय करेंगे इस चीज को, अगर मैं एज अ कंपिटिटर उनको कस्टमर्स को चीजें नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ और कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं, मेरे कंपिटिटर के पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो खुश हो जाएंगे, उनके कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनके ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इन अ गुड वे पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। तो क्या है कि सारे लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, तो सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसके वजह से अगर कोई फोर्स आता है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स आता है, तो वो अच्छा आता है, बुरा आता है, लेकिन वो सब पे आता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आता है वो इफेक्ट करता है सब लोगों को, ठीक है, कस्टमर्स को, सप्लायर को, गवर्नमेंट को, सोसाइटल फ्रेंड्स, सबको वो इफेक्ट करता है। Let's get to the next point, specific and general forces. Specific force directly impact individual enterprise, including investors, customers, competitors and suppliers. तो specific force with specific reason के वजह से specifically वो particularly business को ही बस इम्पैक्ट करती है कोई भी चीज, ठीक है, उस पर्टिकुलर बिजनेस के ही कस्टमर्स को, उस पर्टिकुलर बिजनेस के ही सप्लायर को, ठीक है, फिर उनके इन्वेस्टर्स को ही इम्पैक्ट करती है, ठीक है, और whereas जर्नल फोर्सेस की अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑल बिजनेसेस इंक्लूडिंग सच एज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशंस। तो ये जो जर्नल फोर्सेस है उसमें वो बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेसेस को इफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक फोर्स की बात करें कि ऐसे हो जाते कि वो पर्टिकुलर बिजनेस में चोरी हो जाती है, ठीक है, जो भी उनके फंड थे वो चोरी किए जाते हैं, जो कैपिटल उन्होंने रखा था वो चोरी हो जाता है, तो ये बाकी के बिजनेसेस को कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये पर्टिकुलर बिजनेस को ही इसका इफेक्ट होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर बिजनेस ही सफर करेगा, उनके इन्वेस्टर्स सफर करेंगे, उनके कस्टमर्स भी सफर करेंगे, क्योंकि अगर कोई चोरी हो रही है, कैपिटल ही नहीं है, तो वो आगे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, तो उनके जो लॉयल कस्टमर्स है, रेगुलर कस्टमर्स है, जो कस्टमर्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनसे परचेसेस करते हैं, वो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट हो जाएंगे और उन पर भी इम्पैक्ट आएगा। उनके जो कंपिटिटर्स है उनके लिए अच्छा इम्पैक्ट आएगा कि ऑब्वियसली अगर मेरा जो कंपिटिटर है वो डूब रहा है, ठीक है, वो बर्बाद हो रहा है, उसके पास अभी पैसा ही नहीं आगे कुछ चलाने का, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स मेरे पास आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी सप्लायर जो है उनसे भी हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, वो हमारे रेगुलर सप्लायर्स है, वो बोले कि ये बिजनेस अभी मुझसे कुछ खरीद ही नहीं रहा है क्योंकि खुद घाटे में चल रहा है, खुद उसका नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर बिजनेस पे ही इम्पैक्ट होता है, जो स्पेसिफिक फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया तो सिर्फ मेरे बिजनेस पे ही नहीं आएगा ना, बाकी के भी बिजनेस पे आ जाएगा, ठीक है, अगर टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है तो वो बाकी के बिजनेसेस पे इम्पैक्ट करेगा, सिर्फ मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो ये जर्नल फोर्स में आ जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम डायमेंशंस में कवर करेंगे। फिर है इंटररिलेटेडनेस, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटरकनेक्टेड, अ चेंज इन वन कैन इन्फ्लुएंस अदर, जैसे मैंने बताया, अभी एक्सप्लेन किया सेकेंड पॉइंट में ही
कि सारे जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो सारे जो चीजें हैं बिजनेसेस में वो एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। इसलिए अगर एक चीज पे कोई इफेक्ट आता है, कोई फोर्स आता है, एक्सटर्नल फोर्स आता है, तो वो बाकी के चीजों को भी इन्फ्लुएंस करता है, बाकी की चीजों पे भी वो इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। Very dynamic in nature, the business environment is ever changing due to technological advancement, shifts in customer preferences. Business must adapt these changes to remain competitive. ये भी हमने डिस्कस किया कि हमको पता है ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं रहता, कोई भी रीजन की वजह से वहाँ पे चेंजेस आते ही रहते हैं, है ना। कभी कुछ अच्छा भी इम्पैक्ट करेगा, कभी कुछ बुरा इम्पैक्ट करेगा, कभी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, कभी कुछ मिनिमल चीजें इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो लेकिन इम्पैक्ट करता ही है और ये काफी डायनामिक है, काफी अलग अलग चीजें आप देखोगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, और इसलिए इसको डायनामिक कहा गया है। तो बिजनेस को समझना है, हमेशा एनालाइज करते रहना है कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, और इस हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करना है, चीजों को एक्सेप्ट करना है, और उस हिसाब से हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो ऑपरेशन है, हमारे जो एग्जीक्यूशन प्लानिंग है, उस हिसाब से हमारी सारी ये चीजें होनी चाहिए, हमें वो वैसे प्लान आउट करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे बिजनेस को प्लान आउट करना पड़ेगा। आई होप आपको डायनामिक नेचर भी क्लियर हो गया होगा। फिर अनसर्टेनिटी, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एनवायरनमेंट चेंजेस इज चैलेंजिंग स्पेशली इन रैपिडली इवॉल्विंग सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी एंड फैशन, मेकिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग कॉम्प्लेक्स। तो अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, हम प्रिकॉशंस लेने लग जाते हैं कि अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो इसलिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, इसलिए हम इंश्योरेंस निकालते हैं, है ना। आपने देखा होगा, हमने अकाउंट के चैप्टर्स में वगैरह किया है ना, बहुत सारे बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर में भी हमने ये बात की है कि 11th में भी था ये इंश्योरेंस का वगैरह कॉन्सेप्ट कि बिजनेसेस या कोई भी इंडिविजुअली बहुत अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेके रखते हैं उनकी मशीनरी का, उनके व्हीकल्स का, जो भी वो बिजनेसेस में एसेट्स यूज करे उनका। क्यों? अगर कोई भी नुकसान, परेशानी, दिक्कत हो जाए तो उनको वो क्लेम कर सके इंश्योरेंस, और वो पैसे उनको मिल जाए, उनके लॉसेस ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, है ना। अगर कोई कल को अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन क्या ये फिक्स है कि ये होगा ही? क्या ये पक्की बात है कि ये होगा ही या ये होना ही चाहिए? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये कभी भी 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये चीज की मैं अगर प्लानिंग कर रही हूँ, प्रोविजन क्रिएट कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो वो होगी ही होगी। इसलिए जब भी हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूचर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, जो भी चैलेंजेस आएंगे वो होते ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनसर्टेनिटी होती है काफी, स्पेशली रैपिड इवॉल्विंग सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी एंड फैशन। तो जैसे मैंने बोला ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, फैशन में तो आपने देखा ही होगा, इतने सारे अभी कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के, है ना। और आप देखोगे ना ऐसे रैंडमली उनके शोरूम्स में जाते हुए, तो आप देखोगे कि काफी जल्दी उनके जो भी क्लोथिंग है, जो भी चीजें हैं, जो भी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। जो उनके डिजाइन होते हैं कपड़ों के वगैरह, वो एकदम जल्दी लाइक आप जाओगे एक हफ्ते पहले तो आप कुछ और टाइप के कपड़े देखोगे, और आप एक हफ्ते बाद जाओगे तो आप देखोगे अरे ये तो कुछ अलग ही आया है, ठीक है। क्योंकि डिमांड ऐसी है, वो लोग एनालाइज करते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद आएगा, वो क्या देखने की कोशिश कर रहा है, क्या चाहिए उसको, और इस हिसाब से रैपिडली चीजें चेंज करता है और रैपिडली मार्केट में उसको लेके आता है। अगर टेक्नोलॉजी की भी सेम बात है ना। जैसे ही टेक्निकल चीजों में नीड फील होने लग जाती है कि अभी नहीं, अभी ये बस हो गया, अभी और हमें और आगे बढ़ना चाहिए, हमें और इन चीजों की जरूरत है, और हमें ग्रो करना पड़ेगा, तो और टेक्निकल चीजें आती रहती है, बेटर वर्जन, एडवांसमेंट वगैरह वगैरह। तो अभी आपको पता है जैसे 5G भी आ रहा है ना, क्यों हमें उसकी जरूरत है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चीजों में भी इफेक्ट करता है, और इसलिए वो अपग्रेड होता रहता है हमेशा, ठीक है। तो वही ऐसे इसलिए काफी रैपिड कहा जाता है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल फैशन सेक्टर, जहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्यों है कॉम्प्लेक्स? काफी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। बहुत बार ऐसे हो जाता है, एक साल भी नहीं होता है पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी प्लान करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके, है ना, तब तक चीजें चेंज होने लग जाती है, मार्केट में चीजें चेंज होने लगती है, एनवायरनमेंट में। तो फिर से उनको प्लान करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, और उस हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजों को अडॉप्ट करना ही पड़ता है।
ठीक है। तो इसीलिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर से ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, फिर से प्लानिंग करना, फिर से एग्जीक्यूशन करना। तो इसलिए ये काफी अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। कॉन्सेप्ट जितना पक्का बनाओगे ना उतना आप खुद से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये फटाफट नोट डाउन कर लो, और कुछ पॉइंट्स है उसको करेंगे और फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट 2 पॉइंट। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी हमने जितनी भी बातें की आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है मैम, क्या दिक्कत है? अरे अभी तो हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि आप कितने भी जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं वो सिर्फ एक इंसान को इम्पैक्ट नहीं करते, सिर्फ बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करते, सिर्फ ऑपरेशन को इम्पैक्ट नहीं करते, उसके साथ बाकी सारे लोगों को भी इम्पैक्ट करते हैं। फिर बिजनेस को सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि ये कैसे तरीके से हमको इम्पैक्ट कर रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसको अडॉप्ट भी कर सके और इसको सॉल्व कर सके, और ये हमारे हमारा जो भी प्रॉफिट है या जो भी हम मार्जिन निकाल रहे हैं, है ना, जो भी हमारे कस्टमर्स है वो हमारे चले ना जाए, हमारे प्रॉफिट में कोई दिक्कत ना आए, है ना, ये सारी चीजों को बहुत एक्सट्रीम इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, वैसे उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, इसलिए इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने डिस्कस किया, द मल्टीट्यूड ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, इंटर रिलेटेड फैक्टर्स है, एक दूसरे से रिलेटेड फैक्टर्स है, और उसके वजह से ये बिजनेस एनवायरनमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, रिक्वायरिंग कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन। तो रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इट्स फुल इम्पैक्ट, इतना एनालिसिस करना पड़ता है कि इसका पूरी तरीके से हमारे कौन सी चीजों पे बिजनेस के इम्पैक्ट होने वाला है, हमारे बिजनेस के कौन से फैक्टर पे, कौन से डिपार्टमेंट में के ऑपरेशन में जो भी चीजें हैं कैसे इम्पैक्ट होगा, कैसे हमारे कस्टमर्स पे इम्पैक्ट होगा, कैसे हमारे सप्लायर्स पे, है ना, गवर्नमेंट पे, हमारे कंपटीटर्स पे कैसे इम्पैक्ट होगा, और हम उसको कैसे उसको क्या अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से हमारे बिजनेस ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है, फिर है रिलेटिविटी। The business environment varies across countries, regions, and industries. For example, customer preferences in India may differ significantly from those in France, affecting product demand and business strategies. इसका मतलब क्या है मैम? अरे इसका मतलब क्या है, इतना सिंपल चीज है, इतनी सिंपल मतलब है कि अगर आपके कॉलोनी में, आपके सोसाइटी में ये एक पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरे सिटी में, दूसरे कॉलोनी में वही सेम चीज अच्छी लगे, वही सेम चीज लोग प्रेफर करें। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं अगर दूंगी तो वो मैकडोनल्ड्स का है। मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में उसके फ्रेंचाइजी खोलने वाला था, इंडिया में लॉन्च करने वाला था मैकडोनल्ड्स, तभी उन लोगों ने एनालाइज कर लिया था कि उनके बर्गर्स में बीफ नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन लोग उनके कल्चर के हिसाब से वो लोग बीफ नहीं खाते, वो लोग बीफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर उनको पता चला कि हमारे मेन्यू में बीफ है तो वो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे, हमारे कस्टमर्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे, हमारे लिए जो रेगुलर हमारे जो कस्टमर्स है, रेगुलर लोग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एनालाइज किया कि पर्टिकुलर इंडिया का कल्चर ऐसा ऐसा है, तो ये पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उस हिसाब से उन्होंने अपने पर्टिकुलरली बिजनेस को लॉन्च किया। तो वही होता है कि हर एक रीजन में, हर एक सिटी में, ठीक है, हर एक कंट्री में, स्टेट में काफी अलग अलग डिमांड होती है, काफी अलग अलग चीजें चल रही होती है, वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रही होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुजरात में भी बहुत ज्यादा चले, ठीक है, पंजाब में भी बहुत ज्यादा चले, केरला में बहुत ज्यादा चले, राइट? तो ये डिफर करता है। अभी आप अगर आपको कोई बिजनेस है और आप पूरे वर्ल्ड वाइड छोड़ो, आप पूरे कंट्री में
अगर उस पर्टिकुलर चीज को सेल करते हो, आपके प्रोडक्ट को सेल करते हो, तब खुद ही डिफरेंस देख सकते हो कि कोई कोई स्टेट में आपका प्रोडक्ट चलता ही नहीं होगा, या पर्टिकुलर कोई कोई स्टेट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। ये वेरी करता है क्योंकि लोगों का अपब्रिंगिंग वैसा है, लोगों का बैकग्राउंड वैसा है, ठीक है। वो लोग ऐसे ही ग्रो हुए हैं, ऐसे ही उनका माइंडसेट है, ऐसे ही सारी चीजें हैं कि वो पर्टिकुलर ये चीज को ज्यादा पसंद कर लेते हैं, ये चीज को कम पसंद करते, ठीक है। तो ये काफी साइकोलॉजिकल चीज हो जाती है और वो काफी इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस को। इसलिए रिलेटिविटी का पॉइंट है कि ये हमें एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए बिजनेसेस वही करते हैं, बार बार मॉनिटर करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, कहाँ पे ज्यादा सेल्स हो रही है ना, कहाँ पे कम सेल्स हो रही है, क्यों यहाँ पे ज्यादा सेल्स हो रही है, क्यों ये हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों ये पर्टिकुलर रीजन में हमारी सेल्स नहीं हो रही है, क्या रीजन है, क्या हमारी गलती हो रही है, क्या हम उनको और प्रोवाइड करके दे सकते हैं कि कस्टमर हमारे कंपनी के तरफ, हमारे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं और ये क्यों होते हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेटिविटी का पॉइंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसको नोट डाउन करो, ठीक है, नोट्स मेंटेन करो, उसको गो थ्रू किया करो। आपको कोई भी डाउट आया होगा, कोई क्वेश्चन होगा, है ना, कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछो। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल भी हेसिटेट मत करो। कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे, अगर हम वहीं पे डाउट सॉल्व कर पाते तो वहीं पे आपको आंसर करेंगे। अगर नहीं कर पाते, कोई मेजर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पूछ लिया, जो मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों को डाउट होगा, तो हम उसका अलग वीडियो भी बना देंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एम ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपके पास नोट्स होने चाहिए, ताकि आप एक्सेल कर सको एग्जाम में, आप आउट ऑफ मार्क्स ला सको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी नोट्स मेंटेन कर सके, प्रिपेयर कर सके, आपके साथ बैठ के पढ़ सके। और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और भी सीरीज देखनी है, और भी हमारे चैप्टर्स को पढ़ना है, अच्छे से गो थ्रू करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो आप, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम करेंगे इंपॉर्टेंस, और तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।